भारत और रूस के रिकॉर्ड व्यापार से बौखला गया है अमेरिका। आपको बता दें, तेल खरीदी पर ग्रहण लगा दिया है। क्या बंद हो जाएगा खरीद? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है वायु चक्रव्यूह जो भारत ने बना लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस पर ताजा अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत की रूसी तेल खरीद में कमी आने का खतरा है। भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने रूस के साथ लंबे समय के लिए तेल खरीद का समझौता किया है। इन समझौतों में भारत की कई सरकारी तेल कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले की दूसरी वर्षगांठ मनाने और विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की मौत का बदला लेने के लिए शुक्रवार को प्रतिबंधों का ऐलान किया था। अमेरिकी प्रतिबंधों के निशाने पर रूस के प्रमुख टैंकर समूह सोवकॉम्प्लोट है। अमेरिका ने इस रूसी टैंकर समूह पर रूसी तेल पर G7 के मूल्य सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सोवकॉम्प्लोट के पास 14 कच्चे तेल के टैंकर का बेड़ा है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से भारतीय रिफाइनरियों और तेल कंपनियां चिंतित हैं। उन्हें डर है कि नए प्रतिबंधों से रूसी तेल के आयात के लिए टैंकर जहाजों को प्राप्त करने में एक चुनौती आ जाएगी। इससे माल ढुलाई की दरें बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो रूसी तेल के लिए छूट कम हो सकती है, जो व्यापारियों और रूसी कंपनियों से डिलीवरी के आधार पर खरीदा जाता है। इसके अलावा मॉस्को को आगे के प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए व्यापारियों के माध्यम से और अधिक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी। भारत ने साल 2022 से पहले रूस से इसलिए तेल नहीं खरीदा था क्योंकि उसकी ढुलाई लागत बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन यूरोप के रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत की कंपनियां कम कीमतों के कारण बड़ी मात्रा में रूसी तेल को खरीदती हैं। रूस साल 2023 में भारत के बड़े तेल आपूर्तिकर्ता वाले देश के रूप में उभरा था। टर्म डील और स्पॉट मार्केट खरीद के माध्यम से भारत ने 2022 में औसत 6,52,000 पर बैरल पर डे की तुलना में 2023 में प्रतिदिन 1.66 बिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था। भारतीय तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 4 लाख बैरल पर डे रूसी तेल खरीदने के लिए रूसी कंपनी रोजेनेफ्ट के साथ संयुक्त रूप से बातचीत कर रही है। कहा जा रहा है कि इस अवधि के दौरान होने वाले सौदे के तहत तेल की अंतिम मात्रा रूस से मिलने वाली भुगतान शर्तें और छूट पर निर्भर करेंगी। बताया जाता है कि रोजेनेफ्ट ने दुबई की कीमतों पर $3 से $3.5 प्रति बैरल की छूट की पेशकश की है, जो इंडियन ऑयल के रोजेनेफ्ट के साथ मौजूदा सौदे से महंगा है। हालांकि ये सौदा 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। अब आगे देखना होगा कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद क्या हाल होता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 5 साल पहले भारत के लड़ाकू विमानों ने 1971 युद्ध के बाद पहली बार जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की सीमा पार की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर के साथ जवाबी कार्रवाई की थी। उस दौरान एक भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा पर गिर गया था और हमारे बहादुर पायलट अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस ले आया गया था, लेकिन उस घटना के बाद भारतीय वायुसेना को एक ऑपरेशनल डेटा लिंक की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक जैमर ने भारतीय सुखोई और मिराज के बीच कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के युग में ये पहला मौका था जब इंडियन एयरफोर्स को परेशान होना पड़ा था और भारतीय वायुसेना के MiG-21 एविएटर विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया, वो जैमर की वजह से ग्राउंड कंट्रोलर की तरफ से भेजे गए निर्देशों को नहीं सुन सके। अभिनंदन के पास सॉफ्टवेयर डिवाइड रेडियो
नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक जैमर की वजह से अभिनंदन का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से कट गया। सॉफ्टवेयर से संचालित होने वाले रेडियो की कमी ने भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन को बुरी तरीके से प्रभावित किया था और ये पहली बार था जब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ने किसी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आधुनिक लड़ाई में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ही सबसे पहले युद्ध जीते या हारे जाते हैं। ये एक अदृश्य युद्ध का मैदान होता है जो युद्ध लड़ने का एक भौतिक आधार देता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां गोलियों और बमों के बजाय ऊर्जा और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये किसी भी बल को किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ असीमित लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। भारतीय वायुसेना की क्षमता में ये महत्वपूर्ण कमी तब उजागर हुआ जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार कर दी। उस समय की रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि चूंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमर थे, वे उस समय हवाई उड़ान भरने वाले भारतीय लड़ाकू जेटों के बीच के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने में सक्षम थे। यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स का हवा से जमीन और जमीन से हवा का नेटवर्क अब काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन हवा से हवा का नेटवर्क पिछड़ गया। हमने न तो इसे आयात किया और न ही इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया। हालांकि सूत्र ने स्पष्ट रूप से ये कहने से इनकार कर दिया कि इससे पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साधारण भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि उड़ने वाले रडार कुशलता पूर्वक स्थिति को ग्राउंड स्टेशनों तक पहुंचा सकते हैं, जो बदले में लड़ाकू विमानों की जानकारी भेजेंगे। लेकिन विभिन्न लड़ाकू विमानों के बीच कम्युनिकेशन नहीं था, लिहाजा इस जगह पर एक फैसिलिटी की जरूरत है जिसे कहते हैं ODL, ऑपरेशनल डेटा लिंक। ODL टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट के बीच का कम्युनिकेशन तैयार किया जाता है जिस पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमर का असर नहीं होता है। इससे डेटा एक्सचेंज की सुविधा भी मिलती है। उस ढांचे के भीतर ODL नेटवर्क पोर्टियों को वास्तविक समय से एक दूसरे के सेंसर फीड देखने में सक्षम बनता है। ODL नेटवर्क में फीड रडार, सोनार और इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम जैसे कैमरे लगे होते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फाइटर जेट हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले दुश्मन के फाइटर जेट की पहचान करने के लिए अलाइंग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो ग्राउंड स्टेशन पर मौजूद रडार से मिल रहे डेटा का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम के जरिए एक देश के विमानों के बीच आपसी कम्युनिकेशन स्थापित होता है और खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो मुकाबला हुआ था, उस दौरान इंडियन एयरफोर्स के बीच में कम्युनिकेशन टूट गया था, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्वदेशी रूप से विकसित लिंक 17 का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अपने एयरफोर्स को एक नेटवर्क प्रोटोकॉल दिया है जिसका उपयोग वो हवाई संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कर सकता है, विशेष रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित JF थंडर के लिए। ODL के कारण JF-17 विस्तारित एयर रेंज का फायदा उठा सकता है। फिर उसका सिस्टम रडार से जो जानकारी फाइटर जेट को भेजता है वो लगातार जारी रहता है। इंडियन एयरफोर्स के तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ RKS भदौरिया ने एक डिफेंस मैगजीन को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि ऑपरेशनल डेटा लिंक की कमी के कारण 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में युद्ध नहीं जीतते हैं तो आप युद्ध बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। यही कारण है कि अमेरिकी सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को युद्ध का मैदान बताया। यानी कि उस वक्त अभिनंदन के विमान से संपर्क टूटने की वजह भारत की कमजोरी ऑपरेशनल डेटा लिंक की कमी थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इस कमी को सही किया है। भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना का इरादा उसके बाद इस सिस्टम से अपने सभी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, कमांड नियंत्रण विमानों सहित कई चीजों को कनेक्ट करना है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।